तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आज के हमारे संविधान वाचक असिस्टेंट प्रोफेसर माननीय आरसी धीमान साहब, हमारी वेबिनार का संचालन कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानित बादल सिंह बौद्ध साहब, देश भर के कोने कोने से जुड़े हुए आरबीएम के सभी सक्रिय साथियों को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि प्रत्येक सोमवार को संविधान का वाचन शुरू होने से पहले एक विशेष अपील, विशेष अनुरोध किया जाता है कि आखिर संविधान को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से आज देश में ये जरूरत क्यों पड़ी कि हमें संविधान का वाचन करना चाहिए। साथियों, संविधान को लागू हुए 71 वर्ष हो गए हैं। 71 वर्ष में जो भारत के नागरिक हैं, जिनकी पहली जिम्मेवारी थी कि हम जिस राष्ट्र के नागरिक हैं, जिस देश के नागरिक हैं, उस देश के संविधान को हमें पढ़ना चाहिए, हमें उस संविधान का ज्ञान होना चाहिए, उसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। लेकिन मैं बड़े ही दुख के साथ आप लोगों से कह रहा हूं कि 100 में से 99% लोग आज भी भारत में ऐसे हैं जिनको संविधान का कोई तजुर्बा नहीं है, संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। जबकि संविधान हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है और प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपना जीवन जीने का जो अधिकार मिला है, जो देश का सिस्टम है जिससे पूरा देश चलता है, वो सबसे बड़ी ताकत संविधान है। तो लोगों का रुझान जब संविधान के प्रति नहीं था, लोगों की चाहत संविधान के प्रति नहीं थी, तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वरिष्ठ जनों ने ऐसा निर्णय लिया कि हमें संविधान पे चर्चा पूरे देश में कराना चाहिए। और ये अनुरोध असिस्टेंट प्रोफेसर जो लॉ के प्रोफेसर हैं कानपुर यूनिवर्सिटी में, जो लॉ पढ़ाते हैं, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करके निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं बल्कि उल्टा वो 10,000 रुपए वार्षिक देते हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए, और अपना अमूल्य समय निकालते हैं और बड़ी बारीकी से वो संविधान के बारे में बताते हैं, संशोधन के बारे में बताते हैं, समय समय पर जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आए हैं वो सब बताते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो संविधान का ज्ञान हमको घर बैठे बैठे मिल रहा है, इसका हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहिए। और पिछली बार जैसा निवेदन किया गया था कि 1+1 भी हम करें, एक साथी और जोड़े, तो भी ये मुहिम आगे जा सकती है। तो कितना हमारे साथियों ने अमल किया है ये तो अभी कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर मैं अपील करना चाहता हूं कि ये अनमोल ज्ञान है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक के पास होना ही चाहिए। तो इस कड़ी में हम लोग संविधान के बारे में नॉलेज हासिल करें। आरसी धीमान साहब हमको ये ज्ञान निःशुल्क दे रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आगे की कार्रवाई के लिए मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब से निवेदन करता हूं और मेरा यही अनुरोध है कि हम ध्यान पूर्वक सुने। देखिए, ध्यान 3 प्रकार का होता है। एक ध्यान इस बात का हमको रहे कि शाम को 7 बजे सोमवार को संविधान पे चर्चा होनी है, पहला ध्यान, हमको ध्यान रहना चाहिए इस बात का। दूसरा ध्यान इस बात पे हमारा होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमें क्या समझाया जा रहा है,
उसे हम ध्यान से सुने, समझें। और तीसरा ध्यान विशेष रूप से हम ये भी रखें कि हो सकता है कल हमसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई आपने क्या पढ़ा, तो एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल का आप हमको रेफरेंस दीजिए, आप हमको बताइए, तो आप उसको अध्ययन करके याद भी करिए। कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे पिछले सप्ताह अचानक से आरसी धीमान साहब ने टेस्ट ले लिया सबका कि देखो भाई जब इतने दिन से एक्सरसाइज हो रही है तो ये केवल सुन रहे हैं, क्या समझ भी रहे हैं, और समझ भी रहे हैं तो क्या उसको संजो के रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो ये टेस्ट आपका हुआ था, और ये टेस्ट कभी कभी फिर भी आपके हो सकते हैं। इसलिए 3 प्रकार के ध्यान पे भी आप विशेष ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई संचालित करें। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं आज के प्रबोधनकार माननीय धीमान साहब से अनुरोध करूंगा कि रिट पिटीशन याचिका पर विशेष अपनी उद्बोधन रखेंगे। और उससे पहले एक और निवेदन करता हूं कि 1 अप्रैल को दैनिक जागरण में अमेरिका से ये जारी किया गया है कि भारत में ह्यूमन राइट्स का हनन किया जा रहा है। इस पर भी अपना प्रकाश डालें। इस पेपर की कटिंग श्रीमान जी मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेज दी है माननीय धीमान साहब जी, तो कहीं इसका भी हो सके तो आप जिक्र करें और आज के प्रबोधन को प्रारंभ करें। माननीय धीमान साहब, मुकेश जी सबको म्यूट कर दें, सभी साथियों को म्यूट कर दें, सिर्फ जी सभी साहब का और धीमान साहब का माइक खुला रहे। माननीय धीमान साहब से अनुरोध है कि अपनी बात को रखें। ओके, धन्यवाद माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। मैं स्क्रीन शेयर करके आरंभ करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महा एवं का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संवैधानिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व विधायक एवं संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी एवं अन्य राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पदाधिकारी गण, उपासक एवं उपासिकाओं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और इस वेबिनार को आरंभ करते समय मैं जैसा कि हमेशा जो है एक घोषणा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। वह घोषणा जो है उपस्थित है। मेरा नाम आरसी धीमान है और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत देश के नागरिकों के अंदर संवैधानिक ज्ञान प्रदान करने के लिए जो है विधिक जागरूकता अभियान में निःशुल्क सहयोग कर रहा हूं। यह हमारा डिक्लेरेशन देश के सभी नागरिकों के लिए प्रस्तुत है। लर्न, राइट एंड टीच, यानी कि हमको भारत के संविधान को पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए
और फिर लिखने के बाद जब हमें कंटेस्ट हो जाए, जानकारी अच्छी तरह हो जाए, तो हमें देश के नागरिकों को सिखाना चाहिए। हम लोग जो है भाग 3 मूल अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार पर चर्चा हो चुकी है। ये जो हमारे अधिकार मैंने बताए भाग 3 में, तो भाग 3 में ही जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हमें प्रदान किया गया है, जो अनुच्छेद 32 के रूप में है। अनुच्छेद 32 के ऊपर जो है हम लोग विगत सप्ताह चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इस पर ज्यादा हम समय नहीं खर्च करेंगे। अनुच्छेद 32 शॉर्ट में हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 32 हमें हमारे देश के जो नागरिक हैं या व्यक्ति हैं, उनको जो भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों को यदि राज्य या व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो उस उल्लंघन में हमें इन अधिकारों की रेमेडी कहाँ पे मिलेगी। अगर हमारे अधिकारों का शोषण होता है, तो उन अधिकारों का उल्लंघन होने पर हमें रेमेडी कहाँ पर मिलेगी, यह देखने की बात है। तो वह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है हमें रेमेडी का जो है प्रावधान दिया गया है। यानी कि अनुच्छेद 32 भी मूल अधिकार है। अनुच्छेद 32 में हमें रेमेडी दी गई है। क्या दी गई है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिए गए हैं। क्या क्या? कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हमें याचिका डाल करके उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है हम देश के नागरिकों और व्यक्तियों को 32(1) के अंतर्गत। ये जो है अधिकार जो हमें दिया गया है, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट हमें कैसे प्रदान करेगी? तो 32 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पेक्षा और उत्प्रेषण रिट है, जो समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। ये है अनुच्छेद 32 सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 3 में है कि उच्चतम न्यायालय को खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्त किन्हीं या सभी शक्तियों का या किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। ये विधि बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 32(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। ये जो है रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो है अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, मूलभूत अधिकार है, इनको निलंबित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद 32 पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। संक्षेप में सिर्फ इतना कि अनुच्छेद 32 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत भाग 3 में हमारे देश के नागरिकों और व्यक्तियों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वह मौलिक अधिकारों का अगर
राज्य द्वारा उल्लंघन होता है या व्यक्ति द्वारा उल्लंघन होता है तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत मैंने बता दिया कि विधायिका भी आ रही है, कार्यपालिका भी आ रही है। जब कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा ही जो है व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो वो कहाँ जाएगा? तो उसके पास तीसरा स्तंभ बचता है, वो है न्यायपालिका। इसलिए जो है न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है और इसलिए जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है देश के नागरिकों और व्यक्तियों को न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत जो है उपचार दिया गया है। और सब क्लास 2 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वह देश के नागरिकों और व्यक्तियों को रेमेडी प्रदान करने के लिए क्या क्या कर सकेगी? निर्देश देगी, निर्देश देने का अधिकार है, शक्ति दी गई है। आदेश देगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और रिट निकालेगी। रिट में कौन कौन सी रिट वो जारी कर सकती है? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। इन ये जो है उसको टूल्स दिया गया है, शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों के माध्यम से वहाँ देश के नागरिकों और व्यक्तियों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको रिमेडी प्रदान करें। ये अनुच्छेद 32 संक्षेप में हम पहले ही बता चुके हैं। आज जो है हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह आप लोग निर्देश समझते ही हैं। निर्देश में पहले बता चुका हूँ, आदेश भी जानते हैं, ऑर्डर। परंतु रिट के संबंध में जो है हमारे लोगों को जानकारी का अभाव है। तो रिट का जो उपचार है वह समझने की आवश्यकता है। भारत के संविधान में जहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है, डेमोक्रेटिक भारत को बनाया गया है। प्रियम्बल में मैं बता ही चुका हूँ कि जो है भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो भारत को जो है एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाया गया है और जो है जो शक्तियां हैं उनका विभाजन किया गया है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के रूप में। और जो मूल अधिकार हैं वह राज्य के विरुद्ध हमको प्रदान किए गए हैं। अधिकतर जो हमारे अधिकार हैं, जनता के अधिकार हैं, देश के नागरिकों के अधिकार हैं, वो अधिकार जो है राज्य के विरुद्ध हमें प्रदान किया गया है। राज्य के विरुद्ध क्यों प्रदान किया गया है? राज्य एक पार्टी है और व्यक्ति एक पार्टी है, यानी नागरिक और व्यक्ति एक तरफ है और राज्य दूसरी तरफ है। और राज्यों के विरुद्ध हमको ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्यों प्रदान किए गए हैं राज्यों के विरुद्ध? क्योंकि राज्यों द्वारा ही जनता के अधिकारों का शोषण कालांतर में किया जाता रहा है। ऐसे राजा पैदा हुए हैं दुनिया के अंदर, हॉब्स पैदा हुए हैं, एक से बढ़कर एक जो है तानाशाह पैदा हुए हैं कि जब उनके हाथ में सत्ता आती है, राज्य के हाथ में सत्ता आती है तो ऐसे ऐसे तानाशाह उत्पन्न हो जाते हैं जो जनता के अधिकारों का शोषण करने लगते हैं। तो राज्य के रूप में जो है उन्हें परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 में, मैं बताता रहा हूँ। और राज्य के विरुद्ध हमें ये मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये बात समझने की है। व्यक्ति के विरुद्ध भी कहीं कहीं प्रदान किए गए हैं, परंतु जो है ये अधिकार मोस्टली राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, ये समझने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का अगर हनन करता है
तो हम राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट फाइल करेंगे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो अब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जब हम राज्य के विरुद्ध जो है रिट फाइल करेंगे तो रिटें क्या होती हैं ये समझना होगा। रिटों के संबंध में मैं बताऊं कि रिट एक जो है रिटन ऑर्डर होता है, लिखा हुआ एक ऑर्डर होता है जो न्यायालय द्वारा किसी सरकारी संस्थान को कार्य करने अथवा न करने के लिए दिया जाता है। सरकारी संस्थान के अंतर्गत स्टेट है। यदि मूल अधिकार का उल्लंघन राज्य द्वारा किया जाता है तो राज्य के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 और जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हमें अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 हमारा मूल अधिकार है और हम लोग उसी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226 भी हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है, जिसमें हम रिट फाइल करते हैं। लेकिन अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हम जो है किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय में रिट फाइल करते हैं। 32 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी उच्चतम न्यायालय में रिट फाइल करते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय में रिट फाइल करते हैं किसी भी प्रदेश की। रिटों के संबंध में मैंने अभी बताया था, इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। रिट 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की रिटें होती हैं। पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाइबेस कॉर्पस इसको कहते हैं इंग्लिश में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के बाद आती है परमादेश, जिसको मैंडमस भी कहते हैं इंग्लिश में। फिर आती है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। फिर उत्प्रेषण रिट आती है, सरेरियो। फिर आती है अधिकार पेक्षा पेरेंट। ये 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा हमारी रेमेडी, हमारे अधिकारों की रेमेडी के लिए निकाली जाती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की शक्तियां। अब सवाल ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण लेख क्या है और ये अधिकार पेक्षा रिट क्या है। तो इस संबंध में मैं बताऊं कि जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यानी हाइबेस कॉर्पस। हाइबेस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है हाइबेस कॉर्पस, जिसका अर्थ है प्रोड्यूस द बॉडी। हिंदी में इसका अर्थ है शरीर को पेश करें, यानी व्यक्ति के शरीर को पेश करें। ये एक लैटिन शब्द है हाइबेस कॉर्पस, जिसका हिंदी में अर्थ निकलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और ये लैटिन भाषा को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो अर्थ निकलता है प्रोड्यूस द बॉडी, यानी शरीर को पेश करें। और हिंदी में इसका अर्थ निकलता है व्यक्ति का शरीर पेश करें। जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। होता क्या था कि जो है पहले जब राजे महाराजे हुआ करते थे तो वो लोग जो है अपने निजी बंदी गृह रखते थे।
उनके पास व्यक्तिगत निजी जेलें होती थी। उन जेलों के अंदर जो है वो व्यक्ति को पकड़वा करके बंद कर देते थे पहले विगत वर्षों में। तो उस व्यक्ति को कब से बंद कर रखा है इसका कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि राजा स्वयं ही जो है न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया करते थे। परंतु जब हमारे देश के अंदर संविधान लागू हो गया तो संवैधानिक शासन आ गया, लोकतंत्र आ गया, गणतंत्र आ गया, तो अब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके उसको जेल में डाल दिया जाए और उसके बाद जो है वो जेल में बंद रहे लंबे समय तक, तो उसके मिलने जुलने वाले चित परिचित व्यक्तियों द्वारा एक रिट फाइल करी जा सकती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यह रिट फाइल होगी और सुप्रीम कोर्ट यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अंतर्गत यह निर्देश जारी करेंगे कि बंदी को न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष रूप से पेश किया जाए। ऐसा नहीं है कि जो है जेल के अंदर वो बंद है और डॉक्यूमेंट्री पेपर में आ जाए कि भाई जो है ठीक है हाँ वो बंद है, और वहीं पर जो है उसको जो है डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पेश कर दिया कि इस बैरक में इस जेल के अंदर वह कैदी कैद है। बल्कि ये जो रिट है वो इस बात का प्रतीक है कि जो बंदी है व्यक्ति का शरीर पेश करे इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के सामने बंदी को प्रस्तुत करें। रिट का मतलब ये हुआ फिजिकली आप उसको लेके आइए। जब किसी व्यक्ति को इस तरीके से कि लंबे समय से जेल के अंदर बंद रखा जाता है और जो है उसका ट्रायल नहीं होता है, अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है, कई केसेस ऐसे आए हुए हैं जिसके अंतर्गत जो है 5-5, 10-10 साल से कैदी जेल के अंदर बंद है, उसकी जमानत नहीं हो रही है या कोई दूसरे कारणों से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हो रहा है, तो फिर जो है न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट फाइल करके बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। इस रिट का नाम होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है बंदी को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष लाया जाए। इस संबंध में केस है, केस में बताता हूँ। सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, इसका AIR है 1980, SC 100-1579। बहुत पॉपुलर केस है। इस केस का नाम है सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने रिट को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया। न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को एक प्रगतिवादी रिट बतलाते हुए यह कहा कि रिट न्यायिक उपचारों में एक सर्वाग्र स्वरूप तथा उपयोगिता का स्थान रखती है, क्योंकि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को वह उसके एकाकी कोठरी में बंद होने पर भी कायम रखने का कार्य करती है। यानी कि जो एकांतवास जेल के अंदर कुछ कैदियों को दे दिया जाता है जिसमें उसको अकेले रखा जाता है, तो उसकी स्थिति क्या है, जिसको जो है न्यायालय को देखना होता है और वो किस स्थिति में है, क्या अवस्था है, उसको कैसे रखा जा रहा है, उसके शरीर की क्या स्थिति है, इसके जानने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जब फाइल करी जाती है तो वह न्यायालय के समक्ष आता है।
इसी आधार पर रिमांड की भी प्रक्रिया जो है अलग से रखी गई हो, जिसमें समय समय पे बंदी को न्यायालय देखता रहता है। इसे जुडिशियल रिमांड कहते हैं। यह रिट उस अधिकारी के विरुद्ध दायर किया जाता है जो व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। ऐसे भी कई मामले आए हुए हैं जहां पर जो है बंदी बना लिया जाता है मजदूरों को, व्यक्तियों को अधिकारी बंदी बना के रख लेते हैं, जैसे कि जेल के उसी के अंदर बंद कर लिया, हवालात में बंद कर लिया, कैद कर लिया मतलब। तो इस रिट को जारी करके गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति न्यायालय में पेश करे। जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको वो न्यायालय में पेश करे। हाइबस कॉर्पस पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी व्यक्ति रिट दायर कर सकता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति तो गिरफ्तार होता है या बंधक होता है, वह अपनी रेमेडी खुद नहीं ले सकता है। ऐसी अवस्था में उसकी तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति भी जो है इस रिट को फाइल कर सकता है। इस पीड़ित व्यक्ति का न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, इस रिट का उद्देश्य मूल अधिकारों में जो दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है, वह अधिकार हमें अवैध गिरफ्तारी से बचाता है। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में हमको दिया गया है और उसमें जो है हमारी लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो अवैध गिरफ्तारियां हैं, गए एक अभियुक्त को पकड़ना है, उसकी जगह तमाम सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अवैध गिरफ्तारियां जो होती हैं उस गिरफ्तार करके जो है रखे हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट एक ऐसा जो है रिट है जिसके माध्यम से जो है बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का डायरेक्शन जो है न्यायालय के माध्यम से दिया जाता है समुचित प्राधिकारी को जिसने ऐसा काम किया हुआ है। उसके बाद दूसरी रिट आती है परमादेश। परमादेश एक ऐसी रिट है जिसका जो है अर्थ होता है टू गिव द मैंडेट। जो मैंडेट है वो दे रहे, यानी कि हम आदेश देते हैं। ये भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। इस रिट के अंतर्गत न्यायालय से अपील की जाती है कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे कि कोई भी सरकारी संस्थान अथवा लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करे। यदि कोई लोक अधिकारी जिसे कानून के अंतर्गत कोई कार्य करना चाहिए वह नहीं कर रहा, मतलब उसको ये काम करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा है। लोक अधिकारी का मतलब है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा आईपीसी के अंतर्गत दी हुई है। सारे कर्मचारी जो है जो सरकारी हैं सब पब्लिक सर्वेंट हैं, यानी कि जो लोक अधिकारी हैं उनको किसी विधिक कार्य को करना चाहिए परंतु वह उस विधिक कार्य को नहीं कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में मैंडेट रिट दायर किया जाता है और इस रिट के द्वारा उस लोक अधिकारी व्यक्ति को अथवा किसी कॉर्पोरेशन के अधिकारी को यह आदेश दिया जा सकता है कि वह
उसे सौंपे गए कार्यों का पालन करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है और उस आदेश का मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है कि यह कार्य आप करिए, अथवा कोई ऐसा कार्य जो वो नहीं करना है तो सुप्रीम कोर्ट को परमादेश यानी कि आदेश देने की इसमें शक्ति प्रदान की गई है। परमादेश यदि कोई अधिकारी जिसे कानून के अंतर्गत कार्य नहीं करने की इजाजत दी गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसमें डायरेक्शन लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, डायरेक्शन लेना होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जो है राइट टू इक्वलिटी का मामला आ रहा है और जो है वहां पर राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो रहा है या लोक अवसर समानता का अवसर जो मिला हुआ है उसमें वायलेशन हो रहा है या किसी भी फंडामेंटल राइट में वायलेशन हो रहा है, जो कोई अधिकारी है उसका ये दायित्व है कि वह इस कार्य को करे, परंतु वह उस कार्य को नहीं कर रहा है, तो उस कार्य को करवाने के लिए हमको यह रिट जो है, जो परमादेश रिट है, उसको हम लाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है और मान लीजिए कि कोई अधिकारी के द्वारा से ये अपेक्षा की जाती है कि वह किसी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए जियो का अनुपालन करे, परंतु वह उस जियो का अनुपालन नहीं कर रहा है और हमें लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है और इसका अनुपालन ये लोक अधिकारी नहीं कर रहा है, तो हम परमादेश रिट में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत और वहां से जो है आदेश करवाएंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश कर देता है आप जो है इस कार्य को निष्पादित कीजिए। ऐसे एक केस में हम लोग ने कार्रवाई भी की थी हाई कोर्ट के अंतर्गत और उसके बाद जो है हम लोग का फाइनल डिसीजन आया था हम लोग के फेवर में। उसके बाद जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है हम लोग लड़ा था और उसके बाद जो है उनको अवमानना का दोषी भी विक्रेता पाया गया था। तो इस तरीके से जो है ये परमादेश रिट जो है हमारे अधिकारों की सुरक्षा करता है। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन यानी कि मना करना। प्रोहिबिशन माने हिंदी में अर्थ होता है मना करना। यह रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा यानी कि जो भी ऊपर का न्यायालय है वह अपने अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। यह रिट सिर्फ जुडिशियल अथवा सेमी जुडिशियल के विरुद्ध ही जारी किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होते हैं, परंतु वह अपने द्वारा दिए गए निर्णय से बंधा नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट जो है, ये जो क्रम है न्यायालयों का, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत यदि कोई मामले पर सुनवाई हो रही है और जो है
उसे लगता है जो है उसके ऊपर वाले जो है न्यायालय को कि जो है ये तो अपनी अधिकारिता से बाहर जाके सुन रहे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुनने का अधिकार जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही एक हम्म, तो अब जो है अगर मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन पर किसी लोअर कोर्ट में सुनवाई चालू हो गई तो वो अपनी अधिकारिता से बाहर जा रहे हैं, अथवा जैसे लखनऊ बेंच है और जो है इलाहाबाद बेंच है उत्तर प्रदेश के अंदर, दो प्रकार की बेंचें हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट और जो है लखनऊ हाई कोर्ट। अब लखनऊ हाई कोर्ट की अधिकारिता जो है डिसाइडेड है कि लखनऊ हाई कोर्ट में कौन कौन से जिले आएंगे और उन पर उन्हें सुनना है, और जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट को कौन कौन से शहर आ रहे हैं उनकी अधिकारिता में उस पर उन्हें सुनना है। परंतु जाने अनजाने यदि कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जा करके किसी मामले पर जो है कार्रवाई कर रहा है तो तो जो है तत्काल जो है उसके ऊपर का जो भी न्यायालय है, उच्चतर न्यायालय है, वह अपने अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध करेगा, मना करेगा कि आप इसको रोकिए, आप अपनी अधिकारिता के बाहर जा करके कार्य कर रहे हैं, तो बाहर कार्य करने से रोका जाता है इस रेट के अंतर्गत। उत्प्रेषण रेट, इसको रिव्यू अर्थात प्रोड्यूस्ड सर्टिफिकेट, अर्थात तो उच्चतर न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से किसी वाद के बारे में जो उस अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा होता है उसकी समीक्षा के लिए डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करता है। यानी कि अगर ये उत्प्रेषण रिट भी जो है उच्चतर न्यायालय यानी कि ऊपर वाला न्यायालय अपने नीचे के न्यायालय के बीच में जो है जारी करता है कि अगर किसी लोअर कोर्ट के अंतर्गत किसी न्यायिक कार्य में कार्रवाई चल रही है और जो है उसके ऊपर के न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि जो है जो न्यायिक कार्रवाई हो रही है वह उसमें जो है कुछ विधिक समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा के लिए जो है उत्प्रेषण रिट जारी कर देता है और वो डॉक्यूमेंट्स या वो कार्रवाई अपने यहाँ मंगा लेता है। ऐसी कोई भी अथॉरिटी जो लीगल फंक्शन का अथवा जुडिशियल फंक्शन का निर्वहन करती है उस पर यह रिट जारी होती है। जुडिशियल फंक्शन करते समय ये देखना होता है कि विधिक कार्रवाइयों के अनुसार ही कार्य हो। कभी कभी जो है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो इनका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने नीचे की कार्रवाइयों को देखें, परंतु जो है ये जो रिटें हैं वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही जारी होती है, इन्हीं को अधिकार होता है अपने की नीचे की रिट का। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जो है उत्प्रेषण रिट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट अपने नीचे की कोर्ट पर जो है उत्प्रेषण रिट जारी कर सकती है। अधिकार परीक्षा क्विवेरेंटो, यह
अधिकार परीक्षा का अर्थ यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पूछा जाता है। अधिकार यानी किस अधिकार से आप इस पद को धारित करते हैं। होता क्या है कि कभी कभी व्यक्ति इतना पावरफुल हो जाता है कि वह कि बिना लीगल अथॉरिटी के पद पर बैठ जाता है और कार्रवाइयां करता है। उसको पोजीशन हासिल नहीं होती है, परंतु वह जो है कार्य करता है। पद नहीं है फिर भी कार्य कर रहा है वह। तो वहां पर जो है अधिकार परीक्षा रिट फाइल होती है, जिसमें अधिकार परीक्षा का अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय किसी भी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि आप किस पोजीशन से इस पद को होल्ड कर रहे हैं। आप बताइए कि आपको ये पोस्ट पर बैठने का, पद धारित करने का क्या अधिकार है, बताइए, क्लियर करिए आप। अर्थात क्वी वारंटो उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का उसे अधिकार ही नहीं होता है। उसको अधिकार ही नहीं होता है, परंतु वह बैठा होता है। तो ये लोकतंत्र है, विधि का शासन है। बिना अधिकार के कोई व्यक्ति किसी पद को अगर धारित करके कार्य कर रहा है तो फिर जो है उससे पूछा जा सकता है। तो कौन पूछेगा? ये जो है अधिकार परीक्षा रिट के अंतर्गत जब देश के नागरिक फाइल करेंगे तो जो है सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, हाई कोर्ट पूछेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 139 के अंतर्गत संसद द्वारा सुप्रीम कोर्ट को इन रिटों के अलावा और भी रिट जारी करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 139 में भी इनको अलग से जो है अधिकार दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद जो है 226, जिसका संबंध जो है अनुच्छेद 32 जिसका संबंध जो है अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों से नहीं। हम लोग भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, और मूल अधिकारों का हनन जब राज्य द्वारा किया जाता है तो उसकी रेमेडी हमको अनुच्छेद 32 में प्राप्त है। परंतु चूंकि रेटों की बात हो रही है, जो रेटें अभी मैंने 5 बताई थी, उन रेटों को जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। यानी जो रेटें जो है हमने बताई, उन रेटों को उच्च न्यायालय के द्वारा भी जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें जो है अनुच्छेद 226 में जो शक्ति प्रदान की गई है वह हमारी मूल अधिकार नहीं है। ये जो अनुच्छेद 226 है वह मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 हमारा मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 32 में हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उपचार प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर अनुच्छेद 226 में जो है जो हमें अधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, वह उच्च न्यायालय के से जो है रिट निकलवाने की शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद 1
इसको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजनों के लिए उन राज्य क्षेत्रों के भीतर किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को या समुचित मामलों में किसी सरकार को ऐसे निर्देश, आदेश या रेट जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रेट है या उनमें से कोई भी निकालने की शक्ति होगी। ये जो है अनुच्छेद 226(1) के अंतर्गत शक्ति है। 226 के अंतर्गत जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध खंड 1 के अधीन किसी याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्रवाई में व्यादेश या रूप में या किसी अन्य रीत से कोई अंतिम आदेश, ऐसे पक्षकार को ऐसी याचिका की ऐसी अंतरिम आदेश अभिभावक के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियां ऐसे पक्षकार की सुनवाई का अवसर दिए बिना किया गया है, ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है। यानी कि नेचुरल जस्टिस का जब वायलेशन होता है तो ऐसे आदेश को रद्द करने के लिए हम 226 में चले जाते हैं। ऐसे आवेदन की एक प्रतिलिपि उस पक्षकार को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है या उसके काउंसिल को देता है। वहां उच्च न्यायालय उसकी प्राप्ति को तारीख से या ऐसे आवेदन की प्रतिलिपि इस प्रकार दिए जाने की तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो जहाँ उच्च न्यायालय या उस अवधि के अंदर अंतिम दिन बंद है, ये एक व्यवस्था दी गई है जिसमें उसे कॉपी उपलब्ध कराए। इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति से अनुच्छेद 32 के खंड 2 द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का अल्पीकरण नहीं होता। यानी कि जो अनुच्छेद 4 है वो ये कह रहा है कि जो है अनुच्छेद 32 में जो खंड 2 है जिसमें रिटे निकालने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई है, उसका अल्पीकरण नहीं होगा कि अनुच्छेद 226 आ गया तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है अनुच्छेद 32+2 को शॉर्ट कर दिया जाए, कम कर दिया जाए या अल्प कर दिया जाए, इसलिए ये फॉर्म लिख दिया गया है कि उसका अल्पीकरण नहीं होगा। तो जो है राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक आर्टिकल 21 में जो है शारीरिक स्वतंत्रता की बात कही है और जो है मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है उस संबंध में जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, उसमें ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के शरीर को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आप बंधक बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। शरीर को ही नहीं बल्कि उसकी स्वतंत्रता को, उसकी आजादी को भी जो है नहीं छीना जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया और होता क्या है कि बंदी बना लिया जाता है व्यक्ति को, लोगों के पास जो है कानून की जानकारी है। बंधुआ
मुक्ति मोर्चा का मामला आया, जिसमें जो है मजदूरों को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने के बाद जो है उनका चीप वर्क, फ्री सेक्स का कार्यक्रम चलता रहता है। कई जगह ऐसी भी खबरें आती है कि जो है शारीरिक शोषण भी होता है, मानसिक शोषण भी होता है, आर्थिक शोषण भी होता है। और देश की जनता अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। उसको तो सिर्फ यही पता चलता है कि अब हम क्या करें, हम तो कमजोर हैं, हमारे पास तो न पैसा है, न पढ़ाई है, न शिक्षा है, कोई नहीं है। तो जिसका कोई नहीं है, जिसके पास कोई नहीं है, उसका संविधान है, उसका साथ संविधान देता है। संविधान का अनुच्छेद 32 देता है। जिसका कोई नहीं है उसका साथ जो है संविधान है, संविधान उसका साथ देता है और संविधान उसके अधिकारों का संरक्षण करता है। जब हम सोते हैं तो ये संविधान जाग करके हमारी अधिकारों का संरक्षण करता है। संविधान हमेशा हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है। जब हम सोते रहते हैं तो भी हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है और जब हम जागते हैं तो भी हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है। संविधान हमें सपोर्ट करता है। कैसे करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट में जब जो है किसी अशिक्षित, कमजोर, निरीह व्यक्ति को किसी लोक अधिकारी द्वारा बंदी बना लिया जाता है और जो है उसकी जो गिरफ्तारी होती वो अवैध गिरफ्तारी होती है, इलीगल अरेस्ट होती है। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, चाहे वो लीगल अरेस्ट हो और चाहे इलीगल अरेस्ट हो, जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है और स्वतंत्रता उस व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है और संविधान प्रदत्त अधिकार है। संविधान प्रदत्त अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 21 में उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है, 19 में उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे ही किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है उसकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है, उसकी गरिमा प्रभावित होती है, उसका मान सम्मान प्रभावित होता है। ये तीन बातें प्रभावित होती है, चाहे लीगल अरेस्ट हो चाहे इलीगल अरेस्ट हो। इसलिए अरेस्ट व्यक्ति यदि किसी मामले में अरेस्ट होता है तो वो दोषी नहीं होता कि भाई ये व्यक्ति गिरफ्तार हो गया तो वो दोषी हो गया, दोषी नहीं है। जब तक कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उसको दोष सिद्ध ना कर दिया जाए तब तक वह दोषी नहीं होता है। इसलिए अरेस्ट से व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है और इसलिए अरेस्ट व्यक्ति को जो है जमानत पे छोड़ने का अधिकार दिया गया है, ताकि जब तक जो है आपका दोष न सिद्ध हो जाए, दोषी है या निर्दोष है, तब तक आपकी स्वतंत्रता बाधित नहीं होनी चाहिए और आप स्वतंत्र होते हैं, आपको जमानत पे छोड़ दिया जाता है। इसलिए जमानत का प्रोविजन भी रखा गया है। परंतु जब इलीगल अरेस्ट होती है, अवैध बंदी होती है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से लोक अधिकारी द्वारा अरेस्ट किया जाता है और तब जब अरेस्ट किया जाता है लोक अधिकारी के द्वारा तो वह अरेस्टिंग जो है स्टेट के द्वारा ही होती है कि जो लोक अधिकारी वो अरेस्ट
कर रहा है, तो वो अरेस्ट कर रहा है, एक व्यक्ति को बंदी बना रहा है, तो वो जो है स्टेट के द्वारा किया गया कार्य है। तो स्टेट से जो है अधिकार सुरक्षित करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो प्रोविजन रखा गया है, उसमें बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यह रिट फाइल होती है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है रिट में आदेश दिया जाता है कि बंदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। फिर वो बंदी जो है न्यायालय के सम्मुख लाया जाता है, न्यायालय उसको देखता है, समझता है किन कारणों और किन परिस्थितियों में इसको अरेस्ट किया, और अगर इलीगल अरेस्ट है तो उस पर जो है वो निर्देश जारी करेगा और उस बंदी को रिलीज किया। तो अब यहाँ पर जो है स्वतंत्र जो न्यायपालिका रखी गई है भारत के संविधान के अंतर्गत, अनुच्छेद 124 में उसको उसकी स्थापना की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सृजन किया गया, वो इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है कि जो है देश के नागरिकों को, व्यक्तियों को न्याय मिले, और कोई काम नहीं उनका, सिर्फ न्याय देना भी है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है के अंतर्गत ये आता है। एक केस है टीसी बासप्पा बनाम टी नागप्पा, टीसी बासप्पा बनाम टी नागप्पा, AIR 1954 SC 446 के अंतर्गत न्यायाधिपति मुखर्जी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार स्वयं में ही एक गारंटी युक्त अधिकार, यानी जो उच्चतम न्यायालय में हम जा रहे हैं वो अपने आप में एक गारंटी युक्त अधिकार है, क्योंकि अनुच्छेद 32 खुद भाग 3 में है। भाग 3 में दिए गए सारे अधिकारों की गारंटी है, सारे अधिकारों की गारंटी है कि ये गारंटी दी जाती कि ये अधिकार आपको मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। अनुच्छेद 12 से लेकर एक एक जो है अधिकारों की गारंटी, और उन गारंटीकृत अधिकारों में अनुच्छेद 32 भी है, उसकी भी गारंटी है। यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट में जो अनुच्छेद 32 में हमें जो रिटे दाखिल करने का अधिकार है, इसकी भी गारंटी है, और इसको किसी भी दशा में छीना नहीं जा सकता अनुच्छेद 32 के अधिकार, क्योंकि जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। तो ये जो है आपके टीसी बासप्पा बनाम टी नागप्पा में बताया गया, और इसके महत्व को न्यायाधीश गजेंद्र गडकर ने भी इस प्रकार व्यक्त किया है कि उच्चतम न्यायालय में रिट दायर करने के मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा खड़ी की गई प्रजातांत्रिक इमारत की नींव का पत्थर कहा जा सकता है। जो रिट फाइल करने की जो अथॉरिटी दी गई है वो लोकतंत्र की नींव है। जे अब परमादेश रिट मैंने बताया कि हम आदेश देते हैं, इसके अंतर्गत जो है माननीय न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि किस प्राधिकार से आप इस पर है, और प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इन रिटों के संबंध में जो है कौन सी रिट को कौन दाखिल कर सकता है और कौन नहीं दाखिल कर सकता। तो
रिट उपचार के लिए याचिका कौन दाखिल कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये जो पांचों रेटें हैं, इनको कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित है, जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, वो दाखिल कर सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति भी दाखिल कर सकता है जिसका इनसे संबंध है, क्योंकि अक्सर जो है होता क्या है कि पीड़ित व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में तो जो है पीड़ित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष रिट दाखिल करने की स्थिति में होता ही नहीं, उसे तो बंधक बना रखा होता है, बंदी होता है। तो उसके फेवर में अन्य व्यक्ति द्वारा भी जो उसका परिचित हो रिट फाइल कर सकता है। अब इसके अलावा अगर कोई परिचित व्यक्ति रिट फाइल नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? तो क्या वो बंधक बना रहेगा? नहीं। भारत देश के अंतर्गत अशिक्षा है, निर्धनता है, अज्ञानता है। अशिक्षा, अज्ञानता और निर्धनता के कारण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाना उसके लिए संभव है, पीड़ित व्यक्ति के लिए। अज्ञानता की बात करें तो संवैधानिक ज्ञान का तो अभाव है ही, सामान्य ज्ञान का भी अभाव है। व्यक्ति को पता ही नहीं है कि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट भी फाइल कर सकता है, ये पांचों रिट फाइल कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के मामले में पीड़ित व्यक्ति को उपचार दिलाने के लिए अन्य व्यक्ति को भी रिट फाइल करने का अधिकार है। ये जो है अधिकार क्यों है? एक जो है उक्ति है लोकस स्टैंडाई, यानी सुने जाने का अधिकार। तो सुने जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार लोकस स्टैंडी के अंतर्गत जो है हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और न्यायालय के अंदर अपनी बात सुनाने का अधिकार है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एक आम नागरिक जो अशिक्षित है, अज्ञान है, निर्धन है, बीच में बहुत बड़ा ब्रिज है। अज्ञानता, अशिक्षा, निर्धनता, जिसके कारण जो है वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक जा ही नहीं पाता, अपनी बात सुना ही नहीं पाता है। तो क्या ये निर्धनता, ये अज्ञानता और ये अशिक्षा के कारण उसे सुनवाई से वंचित किया जा सकता है? नहीं। फिर उसे किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सुना जा सकता है। इसलिए जो है अन्य व्यक्ति को भी रिट फाइल करने का अधिकार है। तो पहला पीड़ित व्यक्ति को अधिकार, दूसरा पीड़ित व्यक्ति किसी परिचित व्यक्ति को अधिकार है रिट फाइल करने का। इसके अलावा फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को रिट फाइल करने का अधिकार है। रिट जो है किसके विरुद्ध फाइल किया जाता है? जैसा कि मैंने बताया शुरू में ही आपको कि रिट जो है फाइल किसके विरुद्ध किया जाएगा? स्टेट के विरुद्ध, क्योंकि हमारे अधिकारों का उल्लंघन स्टेट द्वारा हो रहा है, स्टेट द्वारा। हर अधिकार में स्टेट के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त हुआ है। जब हम अनुच्छेद 14 देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है
कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। और फिर अगर कर देगा तो क्या कर लोगे भाई? अनुच्छेद 14 लिखा हुआ है कि राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। फिर कर देगा तो क्या करोगे? आप क्या करोगे? तो आप जो है रिट फाइल करोगे। किसके विरुद्ध फाइल करोगे? राज्य के विरुद्ध। की राज्य ने की गारंटी दी गई थी कि राज्य जो है हमारे समता के अधिकारों को प्रदान करेगा, समान रूप से विधियां का संरक्षण प्रदान करेगा, परंतु यहाँ पर जो है हमारे अधिकारों का वायलेशन हो रहा है। तो राज्य के विरुद्ध जो है फाइल होगी रिट। रिट किसके विरुद्ध फाइल होगी? स्टेट के विरुद्ध। स्टेट की परिभाषा अनुच्छेद 12 में मैंने बहुत अच्छे से समझाई है। तो स्टेट के विरुद्ध फाइल होगी। स्टेट की परिभाषा में लगभग सारे सरकारी कर्मचारी आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, और स्टेट की परिभाषा में जुडिशरी आती जब फंक्शन करती है तो ये लोगों के विरुद्ध रेट फाइल हो रही है। इनके द्वारा वायलेशन हो रहा है अधिकारों का। दूसरा रिट किसके विरुद्ध फाइल होगी? किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी रिट फाइल होगी जो प्राधिकारी, सरकार के विरुद्ध फाइल होगी। इस तरीके से जो हमारे अधिकारों का वायलेशन है करने वाला व्यक्ति स्टेट है, स्टेट के विरुद्ध रिट फाइल। अब जैसे ये केस था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास राज्य। इस केस के अंतर्गत जो है निरोध अधिनियम की धारा 14 को जो है शून्य घोषित किया गया था और जो है इसमें जो निवारक निरोध अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, उसमें कार्रवाई को जो है अवैध माना गया। इस प्रकार से यहाँ पर जो है व्याख्यान समाप्त होता है और अब बात आती है उसकी रिटों की। तो रिटों पर जो है बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस है और समय बहुत कम है। मानवाधिकारों की बात करें तो जो है मानवाधिकार पर जैसे माननीय बादल सिंह बावजूद जी द्वारा बताया गया था, तो मानवाधिकारों का जो व्हाट्सएप है उसको मैं देख लूंगा। देखने के बाद जो है उस पर मैं जो है अगली बार जो है ह्यूमन राइट्स पर एक कंप्लीट लेक्चर जो है बना करके उस पर तैयार करके बताऊंगा। मानव अधिकारों के संबंध में संक्षेप में मैं ये बताऊं कि जो है जो मानव अधिकार है हमारे, वो भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों के रूप में हमें प्रदान किए गए। बस ज्यादा अंतर ये है कि जो 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी, यूनिवर्सल घोषणा हुई थी, उनके उसके बाद जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की जो संविधाएं आई और भारत में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया, वो
उनका अध्ययन करने पर जो है एक चीज ये निकल के आती है कि मानव अधिकार बहुत ही समझदारी से भारत के संविधान निर्माताओं ने भाग 3 में डाल दिया और उसका नाम जो है मूलाधिकार के रूप में दिया। लेकिन जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान सिर्फ भारत के की जो है, जो हमारी टेरिटरी है, सीमाएं हैं, उसी सीमाओं के अंतर्गत लागू होता है। और जब हम मूल अधिकारों की बात करें और हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो कि मानवाधिकार के रूप में भी जो है, तो जब हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमारी पहुंच कहाँ तक है? हमारी पहुंच है अनुच्छेद 32 तक, और अनुच्छेद 32 में जो है हम सब क्लॉज 1 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो निर्णय होते हैं संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर होते हैं भारत के टेरिटरी में। परंतु जो है जब हम मानव अधिकारों की बात करें कि हम इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं कि हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, राइट टू लाइफ प्रभावित हुआ है, राइट टू स्पीक प्रभावित हुआ है, राइट टू लिबर्टी प्रभावित हुआ है। अधिकार सेम है, अधिकार वही है, परंतु हम उसका जो है उपचार मानव अधिकार के रूप में ले। जब हम मानव अधिकार के रूप में उपचार मांगते हैं और हमारे देश के अंदर जो मानव अधिकार न्यायालय है वह उसका उपचार हमें प्रदान करते हैं, परंतु अगर हम अपने देश की न्यायिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है या हमें अपने देश की जो है जो व्यवस्था है, न्यायिक प्रणाली है या प्रशासनिक प्रणाली है, उनके द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है, हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और हम जो है हमें लगता है कि नहीं, हम तो अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जो है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी रेमेडी लेंगे, तो फिर जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है रेमेडी ले सकते हैं। यानी हमारे जो मानव अधिकार हैं वह इंटरनेशनल लेवल पर, अगर हम भारत में हैं तो भी हमारे मानव अधिकार हमारे साथ हैं, हम पाकिस्तान में हैं तो भी हमारे मानव अधिकार हमारे साथ हैं, हम जो है बांग्लादेश में तो भी मानव अधिकार है, हम यूरोप की कंट्री में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में तो भी मानव अधिकार है, हम दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा तो फिर हम इंटरनेशनल फोरम पे जाकर अपनी बात रख सकेंगे और उनका अधिकारों का वायलेशन होने पर रेमेडी ले सकते हैं। इस तरीके से यहाँ तक कि जो नरसंहार है, नरसंहार यानी बड़े पैमाने पे यदि किसी देश के अंदर कहीं पर जो है किसी सरकार के द्वारा या किसी ग्रुप के द्वारा जो है नरसंहार होता है, तो बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन जब होता है तो वैसी स्थिति में जो है मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुरक्षा परिषद जो है एक्शन लेता है, और एक्शन इस तरह का भी ले सकता है कि वहां पर जा करके आर्मी मानव अधिकारों को कायम करेगी, वहां पर पीस को कायम करेगी, वहां पे शांति को कायम करेगी, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को कायम करेगी,
और जो है वहां पर आवश्यकता पड़ेगी तो वहां की सरकार को हटाएगी और दूसरी सरकार को स्थापित करेगी। आपने देखा कि जब कुवैत पर जो है सद्दाम हुसैन ने इराक में हमला किया था और वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था, तो जो है नाटो की सेना ने इराक के अंदर सद्दाम हुसैन की सरकार को पदस्थ करके हटा करके दूसरी सरकार की स्थापना की। इसी तरीके से अफगानिस्तान के मामले हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जो है देश के अंतर्गत मामले हैं जहाँ पर मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए उनकी सरकारों को भी नाटो ने हटाया, जो सुरक्षा परिषद ने काम किया। तो इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। यहीं पर जो है अपनी बात समाप्त कर देंगे। इस पर जो है अलग से बनाया जाएगा, बनाने के बाद जो है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से रेटे जो है समझ में आई होंगी। ये लीगल है, लीगल चीजें हैं और इसको समझने, इसको पढ़ना भी आपको पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। और जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो विधायक बनना चाहते हैं, जो मिनिस्टर बनना चाहते हैं, जो पार्षद बनना चाहते हैं, जो नेता बनना चाहते हैं, उन्हें तो कम से कम संविधान की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो जो है एक सही रिप्रेजेंटेटिव के रूप में समाज का नेतृत्व कर पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग लगातार जो है संख्या बढ़ाते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और जो हमारा चैनल है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का RPM इंडिया, उसमें जो वीडियो जो है माननीय बादल सिंह बौद्ध जी डालते हैं, उसको एक टूल्स के रूप में है, उसको देश के नागरिकों के बीच में जन जन तक पहुंचाइए, बोले वाले लोगों के बीच में पहुंचाइए, ताकि जो है वो भी इन चीजों को जान सके। जब तक लोगों में विधिक जागरूकता नहीं होगी, तब तक संविधान के प्रावधानों का शासन कायम करना कठिन होगा। लोगों को पता होना चाहिए हर बात की, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी है नॉलेज मेरे पास समय का अभाव रहता है, उसके बावजूद मैं जो है अपने स्तर से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए, देखिए। और जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं साथियों के, उसका जवाब भी मुझे आप लोग को अलग से बना करके देना है। जैसे कि पूरन सिंह बौद्ध जी का क्वेश्चन आया था कि हिंदू कौन होता है। उन्होंने कोई वीडियो देखा था, उसका लिंक भेजा था और उसमें जो है वो समझ नहीं पा रहे थे हिंदू शब्द से आशय क्या है, हिंदू कौन है। इस पर जो है एक वीडियो बनाने की अपेक्षा करी थी और जानकारी थी। और आजाद बौद्ध जी का भी जो है मुझे जानकारी मिली, उसको भी मैंने देखा है, लेकिन उस पर इन सब चीजों पर अलग से जो है मुझे वीडियो बना करके डालना होगा, क्योंकि जो भी चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही है, क्लियर करने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स पे भी अलग से वीडियो बनाने की आवश्यकता है, तो मैं इन बिंदुओं पे बनाऊंगा। और ये जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, उसका जवाब मैं आगे जो है दूंगा है। इसी के साथ में आप लोगों से जो है अपना व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने आज ही बहुत ही तरीके से जब अधिकारों का हनन हो, उनके विरुद्ध कहाँ कौन कौन सी रिटेल लगाई जा सकती है, कहाँ हमारी बातों को एविडेंस के आधार पर हम आदेश करवा सकते हैं न्याय कानून के द्वारा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय अध्यक्ष साहब को आमंत्रित करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब। साहब शायद कहीं है नहीं है, तो मैं हमारे आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखकर आज के कार्यक्रम को समापन करें। माननीय आचार्य जी इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब। जी सर।
आज की इस वेबिनार मीटिंग में हमारे सभी महापुरुषों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और आदरणीय धीमान साहब ने जो आज रखा और पहले से भी वो रखते आ रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत ही सरल तरीके से एक साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ये गूढ़ बातें समझ में आ जाए, तो इस तरह से अपनी बात रखते हैं।